समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बजट 2026-27 एक नज़र में देखेंगे। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट तीन प्राथमिक कर्तव्यों पर आधारित है, जो कि आर्थिक विकास में तेजी, आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ, सबका विकास के माध्यम से समावेशी प्रगति की ओर बढ़ता हुआ ये बजट है। ये नई सुबह और नई उम्मीदें जगाने वाला बजट है। इसमें कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ का किया गया है। कुल प्राप्तियां ऋण मुक्त 36.5 लाख करोड़ की है। वहीं पूंजीगत व्यय 26.1 लाख करोड़ है, जो कि संशोधित है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% है। वहीं उधारी 17.2 लाख करोड़ की है। शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ की हैं, जो कि अनुमानित केंद्र का हिस्सा है। अगर हम विनिर्माण और नवाचार की बात करें तो उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें कि बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर मिशन प्रमुख हैं। इसी के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ किया गया है। वहीं महत्वपूर्ण खनिजों के लिए समर्पित गलियारे ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश को लक्षित रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है 5 वर्षों के लिए, जो कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र का लक्ष्य को ध्यान में रख करके किया गया है। रसायन पार्क क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल पर 3 समर्पित पार्क इस बजट के तहत रखे गए हैं। वहीं नैदानिक परीक्षण के लिए 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार करने की बात इस बजट में की गई है। देखा जाए तो अवसंरचना विकास के लिए भौतिक कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए समा सार्वजनिक पूंजी व्यय को 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक कैपेक्स को 12.2 लाख करोड़ किया जाएगा। वहीं अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड की स्थापना की बात इस बजट में की गई है। सी प्लेन निर्माण और संचालन के लिए प्रोत्साहन भी देने की बात करी गई है इस बजट में। वहीं माल गलियारा, जो कि दानकुनी से सूरत तक नया समर्पित कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग ओडिशा में NW यानी नेशनल वाटरवेज 5 सहित अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग बनाने की बात इस बजट में की गई है। वहीं तटीय कार्गो का हिस्सेदारी जो है वो 6% से बढ़ाकर 12% करने की बात की गई है, जो कि 2047 तक किया जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो ऊर्जा और शहरी विकास की बात करें तो टिकाऊ शहरों और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कार्बन कैप्चर तकनीक और हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करने की बात इस बजट में की गई है। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण यानी CCUS के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरी आर्थिक क्षेत्रों यानी सिटी इकोनॉमिक जोन्स के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन और पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली बनाने की बात इस बजट में की गई है। हाई स्पीड रेल, जो कि मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी आदि मार्गों पर चलेगी, ऐसे 7 कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई है। वहीं नगर पालिका बॉन्ड, जो कि 1,000 करोड़ से अधिक जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन राशि देने की बात भी इस बजट में की गई है। ट्रांजिट विकास के तहत सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए एक नए कॉरिडोर बनाने की बात इस बजट में की गई है। नेक्स्ट है उद्योग और MSME। पारंपरिक क्लस्टरों का पुनरुद्धार और सूक्ष्म उद्यमियों को चैंपियन बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की बात बजट में की गई है। MSME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन, लिगेसी औद्योगिक समूह यानी लिगेसी क्लस्टर का पुनरुद्धार करने की बात की गई है और प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना की बात इस बजट में की गई है। वस्त्र विस्तार की बात करें तो मेगा टेक्सटाइल पार्क और आधुनिक क्लस्टरों के लिए मशीनरी सहायता, कॉरपोरेट मित्र यानी Tier 2 और 3 शहरों में पेशेवर कैडर का विकास ICAI और ICSI के सहयोग से इस बजट में रखा गया है। खादी और ग्रामोद्योग के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, जो कि ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार संपर्क को ध्यान में रख करके किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट है शिक्षा और कौशल।
2047 के विकसित भारत के लिए युवाओं को तैयार करना। इसमें AVGC से लेकर संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं तक की बात इस बजट में की गई है। शिक्षा से रोजगार उच्च स्तरीय समिति का गठन। वहीं विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास के निर्माण की बात इस बजट में की गई है। इस बजट में ऑरेंज इकॉनमी की बात की गई है, जो कि 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब IICT मुंबई के सहयोग से निर्माण करने की बात की गई है। वहीं स्वास्थ्य पेशेवर के लिए 5 वर्षों में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर जोड़े जाएंगे। वहीं देखभाल सेवा के तहत बुजुर्गों की देखभाल के लिए 1.5 लाख प्रशिक्षित सेवा प्रदाता प्रदान करने की बात इस बजट में की गई है। पर्यटन और संस्कृति की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना और डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना करने की बात इस बजट में की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान यानी नेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट की स्थापना, डिजिटल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड यानी डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना और 15 पुरातात्विक स्थलों का अनुभवजन्य विकास करने की बात इस बजट में की गई है। विरासत स्थल में देखें तो लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, लेह पैलेस को विरासत स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। गाइड प्रशिक्षण के लिए IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों का कौशल उन्नयन किया जाएगा। वहीं खेलो इंडिया खेल क्षेत्र में बदलाव के लिए मिशन का विस्तार करने की बात इस बजट में की गई है। वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा करने की बात इस बजट में है। इसके तहत विकसित भारत के लिए बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। विदेशी निवेश FDI के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा और PFC और REC का पुनर्गठन इस बजट में करने की बात की गई है। FDI सरलीकरण यानी फेमा गैर ऋण नियमावली की व्यापक समीक्षा की जाएगी। म्यूनिसिपल बॉन्ड, बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा और गिफ्ट सिटी यानी IFSC को वैश्विक पूंजी प्रवाह के लिए प्रवेश द्वार के रूप में देखने की बात इस बजट में की गई है। यदि हम कृषि और किसान की बात करें तो उच्च मूल्य वाली कृषि और भारत विस्तार जैसे AI टूल्स के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने की बात इस बजट में की गई है। भारत विस्तार जो कि बहुभाषीय AI टूल है, इसको डेवलप करने की बात की गई है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को डेवलप करने की बात की गई है। और वहीं पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए क्रेडिट सब्सिडी की को स्टार्ट करने की बात इस बजट में की गई है। उच्च मूल्य फसलें जो कि 2030 तक वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। पशुपालन के तहत 20,000 से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस बजट की प्राथमिकताओं में से एक है। वहीं क्षेत्रीय फसलें देखें तो अगरवुड, कोकोनट और नट्स के लिए इस बजट में बात की गई है। स्वास्थ्य और समाज कल्याण का ध्यान में रखें तो मानसिक स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा आयुष पर विशेष ध्यान देते हुए एक मजबूत देखभाल परिवेश का निर्माण किया गया है। निमहंस 2 की उत्तर भारत में स्थापना किया जाएगा। 3 नए एम्स को डेवलप किया जाएगा और वृद्धजनों की देखभाल के लिए जियरियाट्रिक केयर पर जोर देने की बात की गई है। मानसिक स्वास्थ्य रांची और तेजपुर संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष केंद्रों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। वहीं आयुष जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन करने की बात इस बजट में की गई है। देखभाल प्रशिक्षण निजी और सरकारी क्षेत्र में AHP संस्थानों का विस्तार करने की बात बजट में की गई है। क्षेत्रीय विकास पूर्वोदय की बात करें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को विकास के इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए पूर्वोदय पहल जो स्टार्ट की गई थी, उसी के तहत दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा डेवलप किया जाएगा। पूर्वोत्तर के लिए 4,000 बसों का प्रावधान किया गया है और 5 पूर्वोत्तर राज्यों में नए पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएंगे। इसके तहत बौद्ध सर्किट डेवलप किया जाएगा जो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में डेवलप किया जाएगा। और औद्योगिक नोड जो कि पूर्वी तट गलियारे के साथ बेहतर संपर्क को डेवलप करेगा। वहीं वित्त आयोग
राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का अनुदान 2026-27 के बजट में रखा गया है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत की बात करें तो जीवन जीने की सुगमता के लिए नया आयकर अधिनियम 2025 और अनुपालन का सरलीकरण किया गया है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसमें विदेशी यात्रा पैकेज पर टीसीएस दर घटकर 2% कर दी गई है। वहीं मोटर दुर्घटना क्लेम ब्याज पर कर छूट दे दिया गया है। अगर हम सरलीकरण की बात करें तो निवेश और डिविडेंड के लिए सिंगल विंडो फॉर्म 15G-H की बात की गई है। वहीं टीडीएस सुधार के लिए अचल संपत्ति बिक्री पर निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान की सुविधा दी गई है। वहीं ब्लॉक अवधि की बात करें तो विदेशी संपत्ति घोषणा के लिए 6 महीने की एकमुश्त छूट की बात इस बजट में की गई है। प्रत्यक्ष कर व्यवसाय की बात करें तो निवेश आकर्षित करने और मुकदमेबाजी काम कम करने के लिए कर संरचना को तार्किक बनाना इसका एम है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% कर दिया गया है। वहीं डेटा सेंटर्स के लिए कर रियायत 2047 तक दे दी गई है। बायबैक पर कराधान शेयरधारक के हाथों में रहेगा। अगर हम मैट दर की बात करें तो मैट दर 15% से घटा करके 14% कर दिया गया है। इसमें क्रेडिट संचय समाप्त कर दिया गया है। सहकारिता की बात करें तो पशु चारे की आपूर्ति करने वाली सहकारी संस्थाओं को कर कटौती दी गई है। सेफ हार्बर की बात करें जिसकी सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ की कर दी गई है। सीमा शुल्क और व्यापार की बात करें तो निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए शुल्क में कटौती और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। सीमा शुल्क प्रतिस्पर्धाओं के लिए शुल्क समयों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें ई कॉमर्स कुरियर निर्यात की मूल सीमा समाप्त कर दी गई है। 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दे दी गई है। सोलर ग्लास और सी फूड इनपुट्स पर शुल्क माफ़ी दे दी गई है। डिजिटल कस्टम्स की बात करें तो अगले 2 वर्षों में पूरी तरह एकीकृत सीमा शुल्क प्रणाली लागू कर दी जाएगी। ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी मशीनरी पर शुल्क छूट का विस्तार दे दिया गया है। और सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र में बिक्री के लिए विशेष एकमुश्त रियायती उपाय दे दिए गए हैं। अगर हम राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की बात करें तो राजकोषीय अनुशासन और विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा रहा है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2026-27 का 4.3% है। वहीं ऋण जीडीपी अनुपात 55.6% है। वहीं 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन किया गया है, जिसमें घाटा प्रक्षेप वर्ग देखें तो 4.3% आ गया है और राजस्व उपयोग के लिए पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम भविष्य की दृष्टि में देखें तो 2047 तक विकसित भारत कर दिया जाएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम पेज पे आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।